Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Faisal Shafiq Bhatt, and I'm here to teach you the course of Software Project Management. Student, this is my 8th online lecture, and before this हम 7 लेक्चर्स कर चुके हैं. उन पे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो गया है और दुआ करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो सॉफ्टवेयर प्लानिंग के हवाले से है. जैसा कि हम सबको अंदाज़ा है कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन होती है, सॉफ्टवेयर की कंट्रोलिंग होती है, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर प्लानिंग पे डिपेंड करती है. जितनी अच्छी हमने प्लानिंग की होगी उतनी ही सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन बेहतर होगी और उसको कंट्रोल करना भी आसान होगा. सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और मुझे इस चैप्टर को और इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए 2 से 3 मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर्स लगेंगे. तो आज हमारा 8वां लेक्चर है, तो मोस्ट प्रोबेबली 9वां भी और 10वां भी हम इसी में प्लानिंग के चैप्टर में ही कंज्यूम करेंगे, बिकॉज़ इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें डेफिनेटली इस टॉपिक को जो ड्यू इम्पोर्टेंस है वो डेफिनेटली देनी चाहिए. तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्लानिंग. लेकिन बिफोर दिस, एज़ यूजुअल हमारी जो प्रैक्टिस रही है, हम नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया होता है वो देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के हवाले से हमने बात की थी. ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस को देखा था. और उसके बाद फिर आगे चल के जो सॉफ्टवेयर के हवाले से जो टीम स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसमें ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर था, कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइज था और कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था, वो हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने कम्युनिकेशन चैलेंज देखा था कि वाई कम्युनिकेशन चैलेंज इज़ इम्पॉर्टेंट और हमें क्यों कम्युनिकेशन पाथ्स को रिड्यूस रखना चाहिए, और वाई डू वी नीड आउटसोर्स, हमें आउटसोर्स करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसके किन हालात में हमें आउटसोर्स करना चाहिए, और हमारे लिए जो आउटसोर्सिंग है पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए वो क्यों ब्लेसिंग है. तो ये इन चीज़ों को स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आज अब हम प्लानिंग का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं. और एज़ यूजुअल स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के हवाले से कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स मैं आपको देता हूँ ताकि उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस आपको रियलाइज़ हो सके. तो फिर इसी तरह आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो सॉफ्टवेयर प्लानिंग के हवाले से है, मैं कुछ अच्छी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. जिस तरह आप देख सकते हैं ये कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं. व्हाट डू यू वांट टू अचीव और अवॉइड, द आंसर टू this question are objectives. How will you go about achieving your desired results? The answer to this you can call planning. It does not do to live a live dragon out of your calculations if you live near one. अब definitely आप एक ऐसे environment में काम करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत से रिस्क होंगे, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उन तमाम रिस्क को, उन तमाम इश्यूज़ को वाया प्लानिंग हम ख़त्म करने की कोशिश करें. गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 hours sharpening the axe. तो इस स्टेटमेंट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग. तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की वो सामने लेके आती है. ऑलवेज प्लान अहेड. इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन नूह बिल्ट द आर्क. ये बड़ा तारीख़ी वाक़या है. जब हज़रत नूह ने कश्ती बनाई थी, जब अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने कश्ती बनाई थी, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी था, तो वो कश्ती में निकल के चले गए थे. लेकिन जब उन्होंने कश्ती बिल्ड अप की थी तो उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी. तो बेसिकली अगेन इट्स आल्सो फोकसिंग टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग फेज. Any fool can write a code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand. अगेन आप देख सकते हैं कि हमें कोडिंग के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं कि जो कोडिंग हम करते हैं उसमें भी हमें कोड ऐसा लिखना चाहिए जिसको दूसरे लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. डॉक्यूमेंटेशन इज़ द कैस्टर ऑयल ऑफ प्रोग्रामिंग. मैनेजर्स थिंक इट इज़ गुड फॉर प्रोग्रामर्स एंड प्रोग्रामर्स हेट इट. तो यहाँ पे थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस वाज़ेह हो रही है जो कि प्लानिंग में हम करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू द फर्स्ट फेज. दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन phase. This is also called the Y phase and this is also called the pre-project phase. Students, याद रखिएगा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन है, ये फॉर्मल फेज़ के तौर पे उसमें शामिल नहीं है. लेकिन उसके बावजूद हम ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन फेज़, वाई फेज़
एंड समटाइम्स कॉल्ड द प्री प्रोजेक्ट फेज़, हम ये करते हैं। एंड अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी फॉर्मल फेज़, ये फॉर्मल फेज़ नहीं है, लेकिन इसके करने की बहुत सी वजूहत हैं। इसके करने के बहुत से एडवांटेजेस हैं, ख़ास तौर पे उन प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे बेहतर होता है कि एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि आया ये प्रोजेक्ट हमें करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस प्रोजेक्ट की हमारे पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे कि नहीं होंगे, इस प्रोजेक्ट को करने के हमें आगे चल के कुछ मार्केट में कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इसमें ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आगे जाके हम फंस जाएं। तो ये इस तरह के तमाम इश्यूज़ जो होते हैं वो तमाम के तमाम इश्यूज़ को हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन वाई फेज़ या प्री प्रोजेक्ट फेज़ में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कलेक्टिंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ क्या काम करते हैं एज़ फार एज़ प्रोजेक्ट आइडियाज़ के हवाले से, प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन हम यहाँ पे देते हैं कि आया इस फेज़ के अंदर प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन देने का मकसद ये है टॉप मैनेजमेंट को कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो डेफिनेटली वो बताएगा, उसको जस्टिफाई करेगा कि हमें ये प्रोजेक्ट करने की क्यों ज़रूरत है। डेफिनेटली इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, जितने हम पैसे लगाएंगे उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये हम करते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को जस्टिफाई कर सकें कि आया हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम कितने पैसे लगा रहे हैं और उन पैसे के अगेंस्ट हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें इन द लॉन्गर रन रिटर्न क्या आएगा। अगर आपके पास ये फिगर्स हैं, आप ये फिगर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप बहुत इजीली टॉप मैनेजमेंट को ये प्रेजेंटेशन दे के इस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन आइदर वे अगर आपको अंदाज़ा होता है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट है वो आपके फेवर में नहीं जा रहा और इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली आपके पास इस फेज़ को करने का मकसद सामने आ जाएगा कि ये हमें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। सो इस फेज़ में हम इनिशियल प्लान्स वगैरह करते हैं, कुछ एस्टिमेट्स वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम पॉसिबली इंक्लूड्स प्रोसेसेस कोशिश करते हैं कि जो वेंडर सिलेक्शन करनी है उसके हवाले से सोच लें कि कौन कौन से इस प्रोजेक्ट में वेंडर्स होंगे जो हमें जो डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या डिफरेंट जो दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के हवाले से सोचते हैं हम कि जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है उसमें कौन कौन सी क्लॉजेस डालनी है। बिल्कुल इनिशियली अभी हम सोच रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें अपना माइंड बनाना है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए। गैदरिंग द इनिशियल टीम, आप इनिशियल टीम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑन बोर्ड लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, या जिन सोर्सेज से आपको पास फंडिंग आ सकती है वो सोर्सेज देखते हैं। फिर यह फैसला करते हैं कि आपके पास डिसीजन मेकिंग कौन करेगा इस प्रोजेक्ट में, कौन कौन से बंदे के पास अप्रूवल्स के राइट्स होंगे। पूरे का पूरा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें लेयर 1 पे कौन लोग होंगे, लेयर 2 पे कौन लोग होंगे, लेयर 3 पे इस तरह आप डिसाइड करते हैं। और पोटेंशियल फेज़ आउटपुट, और इस फेज़ के आखिर में जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रपोजल, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट चार्टर, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप एक चीज़ को अगर जस्टिफाई हो गई है कि हमें यह प्रोजेक्ट करना है, तो फिर उसकी जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन ज़रा कर लें कि प्रोजेक्ट की क्या मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, क्या उसका प्रपोजल है। ये बिल्कुल इसी तरह है। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी देता हूँ कि जिस तरह आप छठे सेमेस्टर के आखिर में अपना FYP प्रपोजल देते हैं, तो वो बड़ा क्रूड सा होता है प्रपोजल। अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस करते हैं, फिर उस प्रपोजल में आप डिफरेंट अमेंडमेंट्स करते हैं, फिर वो कमेटी के पास जाता है, कमेटी उसमें अमेंडमेंट्स करती है, फिर आखिर में जाके एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसकी बुनियाद पे आप एक प्रोजेक्ट करते हैं। अपना 7वें और 8वें सेमेस्टर में उसको करके आप पूरे का पूरा उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे। लेकिन जो शुरू में वो डॉक्यूमेंट होता है वो बड़ा क्रूड सा डॉक्यूमेंट होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उस डॉक्यूमेंट को रिफ़ाइन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, फिर करैक्टरिस्टिक्स एंड इश्यूज़, इस फेज़ में क्या आपके करैक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स,
कि ये फॉर्मल फ़ेज़ नहीं है हमारी। और डेफ़िनेटली आपको पता है कि जब फॉर्मल फ़ेज़ आप कोई नहीं कर रहे होते, हर बंदे को पता है कि ये फॉर्मल फ़ेज़ नहीं है, तो लोग थोड़ा सा उस चीज़ को लाइट लेते हैं और इस फ़ेज़ को इतने में भी अच्छे तरीके से वो ना करते हों। लेकिन आप अगर इस फ़ेज़ को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो डेफ़िनेटली जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी वो देखता है कि यार ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मल फ़ेज़ नहीं है, या कोई चीज़ ऐसी है जिसको इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा जिसके बारे में, तो वो थोड़ा सा लोग उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। बहरहाल इसके करैक्टरिस्टिक्स एंड इश्यूज़ के हवाले से अगर हम देखें तो जो पहली चीज़ है, लैक ऑफ फुल कमिटमेंट एंड लीडरशिप। डेफिनेटली ये फॉर्मल फेज़ नहीं होती तो लोगों की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि लोग इतने ज़्यादा कमिटेड नहीं होते इसको करने के लिए, और डेफिनेटली लीडरशिप भी ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट मैनेजर शायद असाइन भी नहीं हुआ होता। इस फेज़ के अंदर आके प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो ऑन बोर्ड लिया जाता है। वी ओनली गेट द रफ़ एस्टिमेट्स फ्रॉम द डेवलपमेंट। हमने जो पुरानी डेवलपमेंट की होती है उस पुरानी डेवलपमेंट के जो पुरानी डेवलपमेंट या डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स पुराने डेवलप किए होते हैं, उन पुराने प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पे हम जो ये नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उस पुराने प्रोजेक्ट की बुनियाद पे इस नए प्रोजेक्ट की हम कुछ रफ़ एस्टिमेट्स हमें मिलते हैं कि भाई उस प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगा था, तो ये उस प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है, तो इसलिए इस पर भी इतना टाइम लगेगा, इतनी कॉस्ट लगेगी। हम रफ़ एस्टिमेट्स हमें मिलते हैं। डेफिनेटली एक्चुअल एस्टिमेट्स तो आपको आगे चल के ही आपको डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, जब आपके पास 100% रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, और एक्चुअल एस्टिमेट्स उस टाइम आएंगे जब आप एक्चुअली उस चीज़ को डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट नॉट गेटिंग इनफ स्पेक्स फ्रॉम द कस्टमर, बिकॉज आपको पता है हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज तो भी स्टार्ट ही नहीं की हुई। सो दैट्स वाई जो हमारे पास जो इनिशियल स्पेसिफिकेशंस आती हैं वो कस्टमर से बहुत ज़्यादा नहीं आती। फाइंडिंग ए बैलेंस टीम, अब ये बहुत बड़ा इशू है कि इस फेज़ में आपको अपनी टीम डिफ़ाइन करनी होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आ गया है तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम ले, और वो बैलेंस टीम ले, जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस लोग भी हों, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, कम एक्सपीरियंस वाले, तो इस तरह बैलेंस टीम और काम करने वाले लोग हों। बजट साइन ऑफ मे बी योर फर्स्ट मेजर टास्क इफ़ यूर अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, या कोई भी बंदा जो प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसकी जो इस फेज़ के अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो इनिशियल बजट अप्रूव करा ले अपनी हायर मैनेजमेंट से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होंगे, तो आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नॉर्मली दिस इज़ अचीव्ड बाय गुड कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट और इक्विवेलेंट। जो आपने ये डॉक्यूमेंट पीछे तैयार किए थे, ये डॉक्यूमेंट जितने अच्छे आपने तैयार किए होंगे, जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन देंगे, जितनी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल होगा, स्किल्स होंगी, आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा बजट को अप्रूव करवाना। अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इसलिए आपको इन्हांस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आप इंडस्ट्री में चले जाएंगे, और डेफिनेटली इंडस्ट्री में भी आपको इसी तरह ही अगर आपने प्रोजेक्ट विन करना है, या किसी को परसीव करना है, अगर किसी को आपने कहना है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दे, तो डेफिनेटली आपको दूसरे बंदे को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा। और कन्विंस करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी स्पेसिफिकेशंस मौजूद हों, अच्छे एस्टिमेट्स मौजूद हों, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। सो you can do this by providing good concept document और equivalent demonstration of clear needs। बताया जाए कि इस प्रोजेक्ट की नीड्स हैं, ज़रूरत है, इस चीज़ पे थोड़ा सा टाइम लगाया जाए, और जो इनिशियल एस्टिमेट्स आपके पास आए हैं वो चीज़ें बताने के बाद आप कोशिश करें कि जो फर्स्ट अप्रूवल ऑफ बजट है वो हायर मैनेजमेंट से करवा लें, ताकि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। Now students, we come to the requirement analysis phase, and basically this is the first phase of system development life cycle, or this is the most important phase, and this phase is also called the what phase। अच्छा, why this is called what phase? क्योंकि इसमें हम बेसिकली तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या 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 चाहिए। बेसिकली दैट्स वाई दिस फेज़ इज़ कॉल्ड वट। और याद रखिएगा, जब आप इस फेज़ में होते हैं, वट फेज़ में, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वट के अंदर रहना चाहिए कि भाई मुझे क्या क्या कस्टमर से चाहिए। आपका फोकस हाउ का मतलब होता है कि हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू इम्प्लीमेंट। हाउ पे आपका फोकस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगेन ये इंसान की मेंटालिटी है कि जब वो एक चीज़ के बारे में सोचता है कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो थोड़ा सा परेशान होता है कि यार इसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि जनाब रिक्वायरमेंट्स कम कर देता हूँ या कम लेने की कोशिश करता हूँ,
रिक्वायरमेंट्स को ऐसा लेता हूँ कि जो मेरे लिए इम्प्लीमेंट करना आसान हो, बेशक कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ना हो। सो दैट्स वाई जो सारे का सारा फोकस होना चाहिए आपका इस फेज़ में, वो वट फेज़ में सिर्फ वट के ऊपर ही होना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ सकती हैं आ जाएं, बाद में देखी जाएगी इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अभी हमारा फोकस इस फेज़ का सिर्फ और सिर्फ वट फेज़ पे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग पे होना चाहिए। और जो इसमें इनपुट आती है वो स्टेटमेंट ऑफ वर्क या प्रपोज़ल, जो कि हमने पहले फेज़ में ये यहाँ पे तैयार किया था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क या जो प्रपोज़ल आपने क्रूड किस्म का बनाया था वो एज इनपुट यहाँ पे काम करेगा। और जो पोटेंशियल आउटपुट्स हो सकती हैं इस फेज़ में, वो आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट RSD या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं, जिसमें डेफिनेटली डिफरेंट चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें आपका स्कोप शामिल होता है प्रोजेक्ट का, फंक्शनल रिक्वायरमेंट शामिल होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट शामिल होती हैं, फिर डिज़ाइनिंग के कुछ एस्पेक्ट्स और स्क्रीन्स वगैरह जो आपने बिल्डअप करनी है वो शामिल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो SRS डॉक्यूमेंट है वो इंशाल्लाह ताला जब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा, तो इस SRS डॉक्यूमेंट का मैं टेम्पलेट भी आपसे डिस्कस करूँगा। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो 7वें सेमेस्टर में आपने चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट अपने FYP के साथ देनी है वो SRS डॉक्यूमेंट देनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब हमारा ये कोर्स है जो एंड की तरफ जाए, तो जो हमारा एंड टॉपिक हो वो SRS हो, ताकि उसको हम क्लियरली देख सकें कि हमारे पास उस SRS के अंदर मेन कौन कौन से चीदा जो पॉइंट्स होते हैं जो हमें FYP करते हुए जो पहला पार्ट हमने डिलीवर करना होता है उसमें हमें देने चाहिए। अगेन दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट प्रोजेक्ट बेसलाइन, क्योंकि इस SRS डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे ही आपके सारे का सारा आगे प्रोजेक्ट चलता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास बनता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के हवाले से आगे मैंने पहले आपको चीज़ें कुछ पहले डिस्कस करनी है, फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है। फिल वक्त मैं इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा। फिर रिक्वायरमेंट्स अप्रूवल एंड साइन ऑफ। कोशिश आपकी ये होती है इस फेज़ में कि जो रिक्वायरमेंट्स आप ले रहे हैं उसको अप्रूव करवा लिया जाए। आप डेफिनेटली जब आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उसको SRS डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। आप SRS डॉक्यूमेंट में लिखने के बाद कस्टमर को दिखाते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका और कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। कस्टमर कुछ और बात कह रहा होता है, आप उसे कुछ और परसीव करते हैं, या जानबूझ के आप बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट्स को बिल्डोज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर बाज़ औक़ात आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो उसके साथ बजट के ऊपर आ रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली पैसे ऐसी चीज़ हैं जिस पे हर बंदा ये चाहता है कि उसको बचाया जाए। ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं जनाब कि हम वो रिक्वायरमेंट्स करें जिनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो। कस्टमर जो होता है वो रिक्वायरमेंट्स देने की कोशिश होती है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ये प्रोसेस चलता रहता है। आप बीइंग द ऑर्गेनाइजेशन उससे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पेपर्स उसके सामने रखते हैं। कस्टमर उसको कहता है कि नहीं, इसको ऐसा कर दें, वैसा कर दें। आपके पास मल्टीपल मीटिंग्स होती रहती हैं, कॉस्ट के इश्यूज़ बनते हैं, स्केजुअल के इश्यूज़ बनते हैं। कस्टमर कहता नहीं जी इतनी कॉस्ट में काम करें, इतने दिनों में काम करें। आप कहते नहीं जी इतने दिनों में काम नहीं हो सकता, ज़्यादा दिन लगेंगे। बहरहाल ये चलता रहता है। दैट्स वाई दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन द फेस कि जब कस्टमर आपका साइन ऑफ कर देता है रिक्वायरमेंट्स को। साइन ऑफ करने का मतलब ये है कि जहाँ पे दोनों पार्टीज़ का इत्तफाक़ राय हो गया है रिक्वायरमेंट्स पे, कॉस्ट पे, स्केजुअल पे और दूसरे तमाम फैक्टर्स पे। लेकिन अल्टीमेटली ये अचीव तो हो जाता है, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लग जाता है। सो दैट्स वाई परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट फेज़। इम्पॉर्टेंट तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर की सारी बुनियाद इसके ऊपर होती है। और डिफ़िकल्ट फेज़ मैंने आपको डिफ़िकल्टीज़ बताई हैं कि ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपको जो रिक्वायरमेंट्स को गेट करते हुए प्रॉब्लम्स आते हैं। शॉर्ट चेंजिंग अ क्लासिकल मिस्टेक। देखें, शॉर्ट चेंजिंग का मतलब ये है कि अगर आप इस फेज़ को चेंज कर देंगे, रिक्वायरमेंट्स को आगे पीछे कर देंगे, जानबूझ के रिक्वायरमेंट फेज़ को छोटा कर देंगे, जानबूझ के कस्टमर के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, ये आपकी क्लासिकल मिस्टेक्स में आ जाएगा। और आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्लासिकल मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस किया था, और अब ये भी बताया था कि कौन कौन सी क्लासिकल मिस्टेक्स हैं। और वो ये मिस्टेक्स पहले भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते थे, अभी भी कर रहे हैं। दैट्स वाई
दीज आर कॉल्ड क्लासिकल मिस्टेक्स। तो ये जो आप शॉर्ट चेंज करेंगे इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ को, छोटा कर देंगे या रिक्वायरमेंट्स को बिल्डोज करेंगे कस्टमर के, उसको अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। कैन बिगिन विद अ प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग। प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होती है जहाँ से आप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस प्रोसेस कैन एंड विद अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स रिव्यू। जब आप इस प्रोसेस को ख़त्म करने लगते हैं, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के प्रोसेस को जब आप ख़त्म करते हैं, तो आप एक रिव्यू करते हैं विच इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स रिव्यू। फेज़ के आखिर में रिव्यू करते हैं और इसमें आप कस्टमर को भी इन्वाइट करते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसमें बैठ जाते हैं। मे बी स्पॉन्सर्स वगैरह को भी बुला लें, जो अगर कस्टमर के अलावा कोई और स्पॉन्सर है तो उसको बुला के सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं, ताकि हम इस फेज़ को ख़त्म करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं रह गया। तमाम लोग बैठे होते हैं, तो अगर इसमें कोई इशू रह गया होता है तो उसको कोशिश की जाती है कि इस रिव्यू का मकसद यही है कि उस इशू को रिज़ॉल्व कर दिया जाए, ताकि हम नेक्स्ट फेज़ में जाएं तो पीछे हमें कोई और इशू दरपेश ना आए। So that's why this software requirement review is very very important. Characteristics and issues. अब इसमें जो requirement phase में आपके पास जो characteristics और issues आते हैं, conflict of interest। अब देखें, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलपर वर्सेस कस्टमर ये चलता रहता है। कस्टमर अपनी बात करता है, डेवलपर या एनालिसिस्ट जो रिक्वायरमेंट्स लेने गया होता है वो अपनी बात कर रहा होता है। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो रिक्वायरमेंट्स दे जो उसके लिए बेहतर हैं। डेवलपर या एनालिसिस्ट वो चीज़ें लेने की कोशिश करता है जो जिनको डेवलप करना आसान हो, जिसमें ज़्यादा पैसे बचें, ज़्यादा एफर्ट न लगानी पड़े। कस्टमर अपनी बात करता है जनाब कि भाई मैं तो इतने पैसे दूंगा, इतने शेड्यूल के अंदर बना के दे। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहता है। पोटेंशियल टग ऑफ वार का मतलब बेसिकली होता है कि रस्साकशी, डिसएग्रीमेंट्स ऑन फीचर्स एंड एस्टीमेट्स पे जारी रहता है। फ्रीक्वेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। अल्टीमेटली मुख्तलिफ मीटिंग्स करने के बाद, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अचीविंग साइन ऑफ हो जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है, SRS बन जाती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिस पे दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं, साइन कर दिए जाते हैं और अल्टीमेटली फिर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ ही फिर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आगे चलना शुरू कर देते हैं। नाउ दिस इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स आर कैपेबिलिटीज़ एंड कंडीशंस टू विच द सिस्टम मोर ब्रॉडली द प्रोजेक्ट मस्ट कन्फर्म। ऐसी रिक्वायरमेंट्स या कैपेबिलिटीज़ जो सिस्टम के अंदर होनी चाहिए और सिस्टम को लाजमी तौर पर जिन चीज़ों को करना है वो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे पास जिस तरह कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा इसलिए नहीं जाऊँगा कि ये SE1 का टॉपिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 और आपने बड़ी डिटेल में वहाँ पे पढ़ा होगा। बस इतना बता देता हूँ कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिहेवियर्स एंड कैपेबिलिटीज़, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर ने दी हैं, एक्सप्लिसिटली आपको SRS के अंदर मेंशन कर दी हैं और वो रिक्वायरमेंट्स अब आपको करनी ही करनी हैं, और अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स नहीं करेंगे तो कस्टमर सॉफ्टवेयर लेने से इनकार कर सकता है। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका करना बहुत ज़रूरी है। और फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको कस्टमर एक्सप्लिसिटली डिमांड नहीं करता, लेकिन एक अच्छे डेवलप्ड सॉफ्टवेयर जो किया जाता है उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि ये चीज़ें होंगी। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम जो काम कर रहे हैं आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में, वो कोशिश कर रहे हैं कि बियॉन्ड द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस काम करें। तो ये जितनी ज़्यादा और बेहतर तरीके से ये आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देंगे, इसका मतलब ये होगा कि उतना ही आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कुछ इसमें चीदा सी मैंने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। यूजिबिलिटी, ह्यूमन फैक्टर्स, हेल्प, डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी यूज़र फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, हेल्प मौजूद होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि किसी भी टाइम हेल्प ली जा सके, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के कोई भी काम की जा सके, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, आपके फेलियर रेट्स कम से कम होने चाहिए, रिकवरेबिलिटी का जो टाइम है, अगर सॉफ्टवेयर डाउन हो गया है तो सॉफ्टवेयर को रिकवर करने का टाइम कम से कम होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर हर टाइम अवेलेबल हो, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना नहीं है जो फेल ना हो। तो जो फेल होते हैं तो सॉफ्टवेयर का फेलियर टाइम कम से कम और उसका रिकवरेबिलिटी टाइम जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस से मुराद यहाँ पे रिस्पांस टाइम है, थ्रूपुट है या रिस्पांस यूजेज है, कि अगर एक ट्रांजैक्शन आप करना चाह रहे हैं वो 10 सेकंड में हो रही है तो कोशिश करें कि आप उसके रिस्पांस टाइम को बेहतर करें। लेट्स अज्यूम अगर दो मशीन्स हैं, दो ATM मशीन्स हैं, एक का रिस्पांस टाइम 8 सेकंड है, दूसरी का 6 सेकंड है, और दोनों सेम काम कर रही हैं और दोनों सेम काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही हैं, लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि चूँकि 6 सेकंड में काम हो रहा है, उसका रिस्पांस टाइम या थ्रूपुट उसकी
ज़्यादा है तो वो बेहतर सिस्टम बना हुआ है। तो इस तरह कोशिश ये की जाती है कि सिस्टम डेवलप करते हुए इसकी परफॉर्मेंस बेहतर की जाए। नॉर्मली ऐसे एल्गोरिदम्स या ऐसी कोडिंग की जाए जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की थ्रूपुट और उसका रिस्पांस टाइम अच्छा हो और हार्डवेयर यूजेज वो और रैम यूजेज वो कम से कम करे। सपोर्टेबिलिटी अगेन सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस वगैरह के काम चलते रहते हैं, एक वर्जन से दूसरे वर्जन, लोकल वर्जन से इंटरनेशनलाइज वर्जन। तो ये सारी चीज़ें, सपोर्टेबिलिटी ऐसा होना चाहिए कि बाद में सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस आसान हो। ऑपरेशंस, सिस्टम मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन जो होती है, ये सिस्टम जब चल रहे होते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं, वो इतना मुश्किल ना हो कि जनाब प्रॉब्लम बना हो कस्टमर के लिए। तो ये भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाता है। इंटरफेसेस, इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स, जो सिस्टम आप बना के दे रहे हैं अगर इसे किसी और सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना तो वो ईजीली इंटीग्रेट हो जाए, ये भी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अदर जो हम कह सकते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स, उसकी बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, पैकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हार्डवेयर उसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ आ रहा है तो वो भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो सस्ता भी होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर नंबर 8 कि ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली कस्टमर मेंशन कर दे तो वो नॉन फंक्शनल नहीं रहेगी बल्कि फंक्शनल की कैटेगरी में चली जाएगी। मसलन रिस्पांस टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमर अक्सर कहता है कि जनाब इसकी थ्रूपुट अच्छी होनी चाहिए, अगर वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देता अपने सॉफ्टवेयर की तो वो नॉन फंक्शनल से फंक्शनल में चली जाएगी। इसके अलावा कुछ और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स के हवाले से भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आजकल मैंने देखा है कि जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरी में ही चले गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगली फेजेस के साथ मैं आपके साथ अगले लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। उस टाइम तक मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।